ध्यान साधना का हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है हमारे जीवन में। और विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान करने से पहले की जो पूर्व तैयारी होती है उसके बारे में आपने ज़रूर मुझे लगता है आप सभी नए नहीं हैं और आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा ध्यान की पूर्व तैयारी के बारे में। लेकिन आज हम थोड़ा और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो ध्यान साधना की जो दो मूलभूत ध्यान विधियां हैं जिसमें हम मुख्य रूप से आनापानासति और मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं। उसमें से आनापानासति ध्यान का अभ्यास करते समय जो कठिनाइयां आती हैं, जो कुछ परेशानियां आती हैं ध्यान साधकों को ध्यान साधना का अभ्यास करते समय, तो उनसे कैसे निपटा जाए और उन्हें कैसे सोल्व किया जाए समस्याओं को, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ध्यान के बारे में बताना चाहूँगा। सेवन की जा सकने वाली औषधियों में से ध्यान एक औषधि के समान है जो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि जो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ मन के लिए भी आवश्यक है। अगर आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं और उसको स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो ध्यान अवश्य ही उसमें आपकी मदद कर सकता है। और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को अगर आप सम्यक रूप से देखना चाहते हैं तो अवश्य ही ध्यान इस सब में आपकी मदद कर सकता है। ध्यान आपको यह याद दिलाता है कि सत्य की तरह प्रसन्नता भी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके मन में और हृदय में ही है। यह आपके हाथ में है कि आप अपने आप को किसी बाहरी वस्तु के द्वारा नियंत्रित होने देना चाहते हो या अपने मन और जीवन को नियंत्रण करने वाले स्वयं बनना चाहते हो, जैसा बुद्ध कहते हैं। यही संक्षेप में जो कम शब्दों में कहो तो यही एक ध्यान की परिभाषा है कि हम क्या तो अपने आप को बाहर की वस्तु से नियंत्रित होने देना चाहते हैं अपने जीवन और मन को, या अपने जीवन के नियता स्वयं बनना चाहते हैं। तो यही वास्तव में ध्यान करता है कि आपके जो नियता है अपने जीवन के, आपको ध्यान अपने जीवन का जो नियता है स्वयं बनाता है। आपने ध्यान साधना के संबंध में कुछ पुस्तकें पढ़ी होंगी अगर आप इसमें रुचि रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक मैनुअल या फिर पुस्तक पढ़ना ही ध्यान साधना के अभ्यास के लिए काफ़ी नहीं होता है। एक उसमें आपको मार्गदर्शक होना ज़रूरी है जिसकी दिशा में बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी लगातार कई कोर्सेज आयोजन जिनका ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे लगता है आप में से काफ़ी जो मेंबर्स या अभी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने अवश्य ही पहले भी कुछ कोर्सेज में ध्यान साधना का अभ्यास किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो ध्यान की परिभाषा है या फिर ध्यान का अर्थ है वो हमें अवश्य ही हमेशा स्मरण होना चाहिए एक साधक के रूप में कि वास्तव में ध्यान का अर्थ क्या है। अगर हम ध्यान के अर्थ के संदर्भ में ही स्पष्ट नहीं हो पाएंगे तो जो हमारी साधना है उसमें कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। तो ध्यान के दो दृष्टिकोण हैं, जैसा कि बुद्ध की देशना कहती है, स्थिरता अथवा एकाग्रता जो कि मन का एकाकीकरण है, और सूक्ष्म प्रज्ञा आनापानासति और मैत्री भावना ध्यान को हम मूल साधना या जो बेसिक ध्यान साधना है कहते हैं, जिसका कोई भी अभ्यास कर सकता है आम आदमी। अधिकांश लोगों को ज़रूरत है कि शुरुआत अपने को जो है आनापानासति और फिर या मैत्री भावना के ध्यान से ही शुरुआत करनी चाहिए जब कोई भी नया साधक होता है शुरुआत में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें और इसके कुछ 6-7 स्टेप्स हैं कि जो कैसे हम अच्छे एक ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डायरी या पेन है तो आप उन्हें नोट करते चलें। ध्यान में कदम बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय है कि किसी अनुभवी जो एक टीचर है
उसकी ध्यान कक्षा में आप सम्मिलित हो, जैसा कि आप अभी सम्मिलित हैं। इसमें यहाँ पर कई जो ध्यान साधक हैं या फिर ध्यान के जो टीचर हैं, जिसमें मुझे लगता है अनीता गजभैया जी, आपका पिछले कई दिनों से या फिर कई सप्ताहों से मैं कह सकता हूँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं ध्यान साधना के अभ्यास में। तो इस प्रकार आपका एक अनुभवी गुरु का होना आवश्यक है। आपकी कक्षा में आप उसमें शामिल हों, ये आपका पहला हम कह सकते हैं कि स्टेप होगा। और जब आप अपने आप को तैयार अनुभव करें ध्यान साधना के लिए, तब आप कहीं ऑनलाइन अथवा फिर अगर संभव हो तो ऑफलाइन ध्यान साधना के शिविर में भी जा सकते हैं। एक अच्छा शिविर वह है जहां शारीरिक और मानसिक स्थितियों के व्यक्तिगत विकास का आदर्श या कम से कम लाभदायक परिवेश हो। फिर भी मैं कुछ आपको आगे जो कुछ स्टेप्स और बताऊंगा जो आपका अवश्य ही मार्गदर्शन करने में सहायक होंगी। इसमें आप सबसे पहले नोट करें, दूसरे नंबर पर पहले था कि एक अनुभवी गुरु की कक्षा में आपको सम्मिलित होना है। दूसरे नंबर पर आप नोट कर सकते हैं कि अनुशासित जीवन। अनुशासित जीवन का अर्थ क्या है? अनुशासित जीवन का अर्थ बुनियादी तौर पर एक अनुशासित जीवन पंचशीलों के परिपालन पर आधारित होता है, जो कि बौद्ध धर्म के उपासक या फिर उपासिकाओं की न्यूनतम बोध आचार संहिता है, जो कि हिंसा से विरत रहना, चोरी, अस्वस्थ अथवा झूठ बोलने अथवा मांस, मदिरा, अन्य वैसनी अभ्यासों से विरत रहना है। फिर भी अगर कोई गैर बोध है, उनके लिए भी कुछ आधारभूत जीवन जो जीने के अनुशासित जो मार्गदर्शन हो सकता है, हम उसमें कह सकते हैं कि वो जीवन का आदर करें, जीने दो, लोगों का आदर करो और उस सत्य का आदर करो जो सहायक हो, और सबसे बढ़कर अपने मन का आदर करो। अगर आप गैर बोध भी हैं तो आपको तब भी अपने जीवन का आदर करें, दूसरों को जीने दें, लोगों का आदर करें और सबसे बढ़कर अपने मन का आदर करें। ये गैर बोधों के लिए हैं। और अथवा जो बोध हैं उनके लिए तो जो पंचशील जो है उनका परिपालन करना, जो न्यूनतम आचार संहिता हम जिसे कह सकते हैं, जिसका आपने अभी थोड़ी देर पहले पठन किया और सुना भी। अगर आपने नहीं भी पठन किया है किसी ने तो अपने दूसरे नंबर पर है उचित वस्त्र और भोजन। पहले नंबर पर ये आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है। पहले नंबर पर था कोई अनुभवी गुरु की कक्षा में आप सम्मिलित हो। दूसरे नंबर पर हमने जाना कि अनुशासित जीवन। अनुशासित जीवन का अर्थ यही है कि जो बोध हैं उन्हें कम से कम पंचशीलों का परिपालन आवश्यक है। अगर आप ध्यान साधना का अभ्यास का जो पूर्ण लाभ है वो लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या फिर शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, और अगर आप गैर बोध हैं तब भी आपको न्यूनतम जो आचार संहिता मैंने कुछ 2-3 बातें बताई हैं उनका आपको अवश्य ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उचित वस्त्र और भोजन की। जब आप ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हों तो आपके जो वस्त्र हैं सादे और ढीले कपड़े हों, आरामदायक हों, जो आपके शरीर के अधिकांश अंगों को ढके हों, सबसे अच्छे हों। अगर आप किसी ठंडे क्षेत्र में रहते हैं जैसा मैं अभी हूँ, तो आप कुछ गर्म कपड़ों को तैयार रखना भी बुद्धिमानी होगी। कोशिश कीजिए कि ध्यान के लिए आपके पास उचित गद्दी अथवा चौकी हो, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अन्यथा आप अपने कंबल को लपेट कर उसकी तह को भी गद्दी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भोजन की उचित आदतें भी बड़ी सहायक होती हैं। बहुत ज़्यादा भोजन करने से भारीपन और ऊंघ आती है। मुझे लगता है भोजन के बारे में डॉक्टर दीपचंद और डॉक्टर दयाचंद जी ने आपको समझाया होगा, क्योंकि वो कई सप्ताह से आपके जो खाने पीने और या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आयुर्वेद अथवा जो एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपी है उसके बारे में आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भोजन कभी कभी आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी डाल सकता है।
और याद रखने की बात यह है कि चबाकर खाने वाला भोजन पाचन में सहायक होता है और यह स्मृति साधना का एक अंग भी है। स्मृति पूर्ण तरीके से चबाकर धीरे धीरे खाना। अगर आपने कुछ ध्यान साधना की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस पहले चली हैं, तो या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी, तो अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको माइंडफुल ईटिंग के बारे में या फिर माइंडफुल ईटिंग मेडिटेशन के बारे में कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान साधना का एक अंग है कि कैसे स्मृतिपूर्ण तरीके से भोजन को खाया जाए। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एकांत परिवेश। ध्यान का स्थान अलग, शांत और सुरक्षित होना चाहिए। सुंदर नैसर्गिक परिवेश अतिशय सहायक होता है। किसी पर्वत की शांत तलहटी, सुदूर या शांत बुद्ध विहार ध्यान शिविरों के लिए सबसे अच्छे स्थान हैं। अन्यथा आप अपने घर पर कोई शांत स्थल भी ध्यान के लिए उपयोग कर सकते हैं। ध्यान करने का सर्वश्रेष्ठ समय है जब आप उसे करना पसंद करें। देखिए, ये तो एक आदर्श हम कह सकते हैं कि एकांत परिवेश जो मैंने बताया, ये एक आदर्श दृष्टि से तो संभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आप कहीं शांत या फिर एकांत परिवेश में ध्यान साधना का अभ्यास कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि एकांत परिवेश हो। और ध्यान करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि हम सुबह 5-6 बजे या फिर 4 बजे ही करें या फिर रात को ऐसी समय 9 बजे करें, 9:30 बजे। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब भी आपको उचित लगे या फिर जब भी आप उसे करना पसंद करें तो सर्वश्रेष्ठ समय वही है ध्यान के लिए। लेकिन आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि मुझे ध्यान का अभ्यास करना है। सुनिश्चित हो ले कि आपको पर्याप्त आराम मिल चुकी हैं। क्योंकि ध्यान साधना के पहले आपको उचित आराम मिलना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिक समय तक सोएं। नियमित टहलना और कुछ आसन, कुछ वर्जिश स्वस्थ व्यायाम के रूप हैं। यदि आप शिविर में हैं तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी कुछ न पड़े, क्योंकि ये आपके मन को धुंध और उत्तेजना की ओर प्रवृत्त करता है और इस प्रकार यह समुचित रूप से ध्यान करने की आपकी क्षमता में जो अवरोधक बन सकता है। जो नेक्स्ट अगला बिंदु है ध्यान की पूर्व तैयारी में, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यदि आपका समय बेहद दौड़ धूप में बीता है तो अच्छा है कि सबसे पहले अपने अधूरे रह गए कामों के विचारों, संबंधियों, मित्रों, सामाजिक गतिविधियों और आपको ध्यान में पीछे से खींचने वाले समस्त अध्ययनों को जाने दीजिए। उन्हें परे कर दीजिए। संसार से बिल्कुल जो संपर्क है थोड़ा उसे कम कर दीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण जो है, अपना फ़ोन बंद कर लीजिए। लेकिन अभी तो आप ऑनलाइन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी आप अपना फ़ोन बंद करें। यहाँ तक कि अगर आपके पास है तो उसे साइलेंट मोड पर भी कर सकते हैं। जब ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब आप एकांत में ध्यान करते हैं या फिर अकेले हैं, जब आप कक्षा में नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है, तो तब अपना आप फ़ोन को या तो अपने आप से थोड़ा दूर रखें, जहाँ उसकी जो रिंग है, अगर किसी का फ़ोन आता है वो आपको बीच में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो अवरोधक बन सकता है आपकी ध्यान साधना में। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कल्याण मित्र। ध्यान साधक के लिए कल्याण मित्र का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। लोगों के साथ जो आपका संवाद है यथासंभव सकारात्मक होना चाहिए। सामान्यतः यह आपकी शांत मन स्थिति को सुनिश्चित करता है, आपकी साधना में भावनात्मक बल भी प्रदान करता है। आपकी साधना, अगर आपका जो संवाद अपने मित्रों के साथ सकारात्मक है तो आपकी जो ध्यान साधना वह काफ़ी बढ़ जाती है। यदि आप उन लोगों के साथ अच्छे संपर्क महसूस कर रहे हैं जिनका आप अपने कल्याण मित्र आध्यात्मिक रूप में आदर करते हैं, तो इसके अलावा
कुछ और तैयारियां हैं जिन्हें हम प्रारंभिक तैयारियों की श्रेणी में रखते हैं। ये एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। बैठना, जो जैसा आपने हमेशा करते हैं कि कुछ बैठने की मुद्राएं होती हैं और हाथ की भी कुछ मुद्राएं होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से अर्ध पद्मासन, पद्मासन जैसी या फिर वज्रासन जैसी कुछ मुद्राएं हैं। यदि आप की उम्र ज़्यादा है या आपको कमर संबंधी कोई समस्या है तो आप बिल्कुल भी पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन या वज्रासन में ज़बरदस्ती से बैठने का प्रयास ना करें। इसके लिए अगर आपको हो सके तो कुर्सी पर बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आपको ध्यान नीचे बैठ के या फिर गद्दी पर बैठकर ही करना है। जो आपको सबसे आरामदायक अपनी स्थिति लगे उसमें आपको बैठकर ध्यान करना है, जिसमें कुर्सी भी शामिल है। अब हम बात करेंगे कि जो आँखों की क्या स्थिति होनी चाहिए ध्यान साधना के समय। अपने जो मन का विचलन है उससे बचने के लिए हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। यदि फिर भी आपको कुछ समस्या लगती है या थोड़ा असहज महसूस होता है तो आप अपनी आँखों को आधा खुला रखिए और नीचे की तरफ अपनी जो नाक है, नासाग्र को आप उसके बिल्कुल ठीक नीचे भूमि को देख सकते हैं। बिल्कुल 45 डिग्री का कोण हम उसे कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल तौर पे भूमि पर देखें। उसके बाद जो आपका मुंह है उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए। जबड़ों को ढीला छोड़ दें, ऊपर नीचे के दांतों के बीच थोड़ी जगह रहने दें अथवा बस हल्का सा छूने भर दें और सौम्यता से होठों को एक दूसरे को स्पर्श करने दें। बिल्कुल भी कोई आपको दबाव नहीं रखना है अपने दांत या फिर होठों के आपस के बीच में। बिल्कुल उसे ढीला छोड़ें और हल्का सा जो अपने आप जितना भी स्पर्श हो उन्हें उतना होने दें। इसके बाद जीभ के सिरे को ऊपर के दांतों और तालू को स्पर्श करने दें। यह लार के स्त्राव को नियंत्रित करता है, जिससे इसे बार बार घुटने की जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अपने गले में गुदगुदी या खुजली महसूस हो रही है तो आपको अपनी लार है उसका घूंट भर लेना है और इसका उपयोग सती साधना के रूप में कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। गले की क्या स्थिति होनी चाहिए। इसे हल्का सा आगे की तरफ झुका रहने दीजिए। इसे बहुत अधिक झुका या बिल्कुल भी झुका मत लीजिए, अन्यथा आपको नींद आने लगेगी। यदि बहुत सख्त होंगे तो परिणाम में प्रतिक्रिया में थोड़ा विचलन होगा। आपको बिल्कुल दृढ़ता के साथ अपनी जो गर्दन है उसे नहीं रखना है, थोड़ा ढीला छोड़ के रखना है। अगर ध्यान की पूर्व तैयारी में किसी का कोई प्रश्न है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके ध्यान साधना की जो पूर्व तैयारी है, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। अगर आपको कहीं कुछ समस्या है या नहीं समझ आया तो अपना माइक टर्न ऑन करके ज़रूर पूछें। सबसे पहले था कि आपकी एक अनुभवी जो ध्यान का टीचर है उसकी कक्षा में आपको सम्मिलित होना है, जिसमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद था अनुशासित जीवन। अनुशासित जीवन में मैंने बौद्धों के लिए बताया, पंचशील और गैर बौद्धों के लिए भी जीवन एक दूसरे को जीने दे, दूसरे के जीवन का आदर करें, इस तरह की बातें बताई। उसके बाद उचित वस्त्र और ढीले जो सादे होने चाहिए और भोजन के बारे में बताया और स्मृतिपूर्ण तरीके से भोजन को कैसे चबा चबा कर खाएं यह भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद ध्यान साधना का अभ्यास करते समय आपके जो आसपास का वातावरण है वो एकांत हो और इसके साथ ही आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जिसमें आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर जो भी संसार है उससे थोड़ा दूर अपनी दूरी बनानी है। बिल्कुल संपर्क तोड़ना भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम करना है। उसके साथ ही एक कल्याण मित्र और
प्रारंभिक तैयारियों में जो बैठक है या फिर हाथ की मुद्राएं हैं उसके बारे में मैंने बताया, जिसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर जो वज्रासन है, जिसमें हाथ पीठ सीधी होनी चाहिए। अगर आपको कमर दर्द है तो आप कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए। आँखें, मुंह, जीभ और गला, इन सब की जो क्या स्थिति होनी चाहिए ध्यान साधना के बारे में, उसके बारे में भी मैंने आपको गहराई से समझाने का प्रयास किया है। अ, आप कोई भी अपना माइक टर्न ऑन करके इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी दीप थोड़ा, सिंह जी। हाँ, एक तो थोड़ा, अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी सहपाठी कुछ प्रश्न है मेडिटेशन के बैठक से, या कुछ पॉइंट आप होना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं आप, तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। अर्थात उसके साथ साथ आप समस्या, हेल्थ से कुछ समस्या अगर है तो उसके लिए भी आप अपनी समस्या रख सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, अभी अगर किसी का प्रश्न नहीं है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ध्यान साधना के बारे में, तो मैं आपको जो दो मूल विधि थी जिसमें आनापानासति और मैत्री भावना थी, उसके बारे में तो हम अभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन जो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं आनापानासति का ध्यान का अभ्यास करते समय, तो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। तो आप अपना कोई भी माइक टर्न ऑन करके एक बार थोड़ा क्लैरिटी दे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, आप आगे बढ़िए। ठीक है। तो आनापानासति ध्यान के भटकाव में कैसे विजय प्राप्त करें, उसके बारे में सबसे पहले जो समस्या है वो है अस्थिर मन। आनापानासति ध्यान का अभ्यास करते समय हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं होता है। तो उस पर हमें कैसे विजय पानी है, उसमें सबसे पहले देखिए, अस्थिर मन की एक अच्छी प्रतिकारक औषधि है नाभि केंद्र के पास पेट के फूलने और पिचकने का अवलोकन करना, और सटीक कहें तो नाभि केंद्र पर 2 अंगुल की समास। दूसरा नंबर पर है अस्वस्थ विचार, जैसे क्रोध, वासनात्मक विचार, उदासीनता, अशांति, अस्थिरता अथवा शंकाएं। इन्हें निम्न किसी भी पारंपरिक विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। जो ये अस्वस्थ विचार हैं, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी कुछ पारंपरिक विधियां हैं, जिसमें विस्थापन सबसे पहली विधि है। विस्थापन में क्या होना है, विचार केंद्र विपरीत अथवा भिन्न विषय पर विस्थापित करें, जैसे द्वेष को मैत्री से विस्थापित कीजिए। अगर आपको किसी के प्रति द्वेष की भावना है तो आप उसे मैत्री से विस्थापित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अप्रियता प्रशिक्षण, अस्वस्थ विचारों पर विजय पाने हेतु उनके अप्रिय परिणामों अथवा हानियों पर चिंतन कीजिए। अगर आपके मन में कुछ बुरा विचार आ रहा है तो आप उसके जो बुरे परिणाम हैं, उसकी जो होने वाली हानियां हैं, उसके बारे में अगर आप चिंतन करेंगे तो जो अस्वस्थ विचार हैं आप उन पर विजय पा सकते हैं। खुला मन, आकाश जैसा मन की स्थिति निर्मित करने का प्रयास करें और नकारात्मक विचारों की बस उपेक्षा कर दीजिए, ठीक तभी जब वे उदित हों, फिर भी उन्हें स्वतः लुप्त होने दीजिए। जो इसकी चौथी विधि है विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में आपको जो मन में जो विचार आ रहा है उसका कारण ढूंढना है और समस्या की परिभाषा आपको करनी है। जैसे मैं किसी के लिए क्रोधित हूँ, तो हमें अपने आप से पूछना है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, और आप प्राय पाएंगे कि मन ने आपको इसका उत्तर भी दे दिया है, अगर आप अपने आप से पूछेंगे। तो इस प्रकार आप अपने जो स्थिर मन अथवा स्वस्थ विचार हैं जो उन पर विजय पा सकते हैं। अगर आपको कुछ भय की स्थिति लगती है आनापानसति ध्यान का अभ्यास करते समय, तो किसी अज्ञात कारण से भय लगने लगे जिस कारण का आपको पता भी नहीं है और आप उससे उबर न पा रहे हों, तो बस अपनी आंखें खोल दीजिए और ध्यान रोक दीजिए।
यदि आप अंधेरे कमरे में ध्यान करने के अभ्यस्त नहीं हैं तो आप ध्यान के समय मोमबत्ती भी जला या अथवा बल्ब आदि जला सकते हैं। जहाँ बुद्ध का चित्र रखा हो उसके सम्मुख भी ध्यान कर रहे हैं तो आप वहाँ कोई द्वीप अथवा मोमबत्ती प्रज्वलित कर प्रकाश करें अगर आपको भय की स्थिति लगती है तो। मानस छवियाँ, ये एक चौथा जो समस्या है आनापानसति ध्यान के अभ्यास करते समय। मानस छवियाँ क्या है? ध्यान का अभ्यास करते समय आप कुछ विशेष प्रकार के दृश्य अथवा रंग देख सकते हैं, कुछ ध्वनियाँ भी सुन सकते हैं। जब आप आनापानसति ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप कुछ विचित्र दृश्य, रंग अथवा कुछ ध्वनियाँ सुन सकते हैं और कुछ जो सुगंध हैं उनका भी अनुभव कर सकते हैं। इन्हें अपने मन के सृजन के रूप में लीजिए। ये आपके मन के ही कारण है। यदि भय अथवा अन्य कोई भी अस्वस्थ विचार उठता है तो पूर्व दी गई किसी भी प्रतिकारक विधि को अपनाइए। ये छवियाँ अथवा विषय कितने ही सुंदर आनंदकारी क्यों न हों, लंबे समय तक उनका आनंद लेना बुद्धिमानी नहीं है। उनसे मन की सृजनाओं के रूप में ही बर्ताव कीजिए कि यह आपसे ही संस्कारित है और उतना ही अनित्य, अनात्म व दुखमय है। यदि आप आनापानसति ध्यान का अभ्यास करते समय कुछ विचित्र दृश्य या मनोरम दृश्य देखते हैं और कुछ रंग आपको दिखाई देते हैं, अगर आपको कुछ अच्छी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं या सुगंध जिनसे आप आनंदित होते हैं, तो आपको ये सावधानी रखनी है कि ये चीज़ें, ये छवियाँ कितनी भी सुंदर अथवा आनंदकारी क्यों न हो, उनका लंबे समय तक आनंद लेना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। और सृजनाओं के रूप में ही बर्ताव कीजिए कि यह आपसे ही संस्कारित है और उतना ही अनित्य है, अनात्म है, वह दुखमय है। अगला जो बिंदु है वह है मुदिता। यदि मुदिता भी उदित हो तो सावधान रहें कि आप उसमें मदहोश न हो जाएं। और इन्हें भी उपरोक्त बिंदु जो ऊपर बताए गए हैं छवियों के रूप में ही देखें। शरीर में कंपन भी घटित हो सकता है, लेकिन आपको इसे स्वतः रोक देना चाहिए। अगर आपको ध्यान साधना के समय कुछ शारीरिक पीड़ा हो, जैसे सुन्न हो जाना, दर्द, खुजली होने लगे आदि भी हो सकता है, जो सामान्य तौर पर होता भी है। सामान्यतः ये भी मन के ही द्वारा प्रवर्धित होते हैं। यदि संवेदन सहनीय है तो इसका अवलोकन कीजिए और गुजरने वाली तरंग की तरह देखिए। यदि यह असहनीय है तो जागरूकता पूर्वक पीड़ा का निवारण कीजिए। अगर आपकी टांग में कहीं कुछ बैठते समय दर्द है तो अवश्य ही आप अपनी जो पोजीशन है उसे बदले। अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सहन कर सकते हैं तो थोड़ी देर तक उसे शांति से देखिए, तो वह स्वतः ही उसका वह जो आपकी पीड़ा थी, वो दर्द था, कम हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर असहनीय है तो आपको ही शांति से अपनी मुद्रा बदल लेनी है, ताकि आपके साथ बैठे ध्यान कर रहे अन्य लोगों को भी बाधा न पहुँचे। अगर आपको ऊब आने लगे या आपको लगने लगे कि आपको बहुत समय हो गया और आप थोड़ा ऊब रहे हैं इससे, तो आपको ध्यान अन्य लोगों पर भी जा सकता है और आप संसार से अवरोधित महसूस कर सकते हैं। तब आपको ऊब महसूस होती है, जो कि वास्तव में अपने आपको व्यक्तित्व का परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में यही ठीक समय होता है जब आप अपना केंद्र मैत्री विकास की ओर परिवर्तित करें, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट किसी और लेक्चर में। श्वास पर विशेष बात, आनापानसति ध्यान जिसमें आपको आती और जाती हुई सांस पर देखना होता है विशेष रूप से। इस ध्यान साधना का अभ्यास करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या बात है वो यही है कि ध्यान की अवधि में किसी भी समय महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपको अपनी सांस पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाना चाहिए। वास्तव में यदि आप ऐसा करने की कोशिश करें भी तो थोड़ी देर के बाद यह बात
अपनी स्वाभाविक गति में आ जाएगी। आपकी सांस नियमित होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसमें आवाज़, हपन अथवा उतावलापन, बल्कि शांति, सुसंगति होनी चाहिए। श्रव्य सांस से आवाज़ और अवरोध होता है। हाँफती हुई सांस अवरोधक होती है तथा मुक्त नहीं होती है और घुटन पैदा करती है। उतावली सांसें बलपूर्वक सांस लेने का परिणाम होती हैं और आपको थका देती हैं, जबकि दूसरी तरफ शांत सांसें अपनी स्वाभाविक गति से आपको आप सुसंगति में चलती हैं। ध्यान के दौरान चूँकि शरीर और मन अधिकाधिक शांत हो जाता है, सांस अपने आप छोटी और कभी कभी इतनी परिशुद्ध हो जाती है कि आप उसे महसूस भी न कर पाएँ। इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यह फिर लौट आएगी। आपको अपनी एकाग्रता नासिका की जो नोक है उस पर बनाए रखनी है। श्वास का जो प्रवेश बिंदु है, शरीर के स्पर्श बिंदुओं का भी ध्यान रखिए, जैसे हाथ के दोनों अंगूठों के स्पर्श बिंदु आदि। तो ये आनापानसति ध्यान की जो सबसे लास्ट का जो पॉइंट था श्वास पर, विशेष बात इसमें यही था कि आपको सांस को, जैसे कुछ योग या प्राणायाम की विधियों में अपने सांस को आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, आनापानसति ध्यान या फिर किसी भी ध्यान साधना की विधि में आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो सांस नेचुरली आ रही होती है उसे ही सिर्फ आने देना है और जाने देना है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में भी अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर आनापानसति ध्यान का अभ्यास करते समय या फिर आपने किया है, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है और आप उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो अवश्य ही आप अपना माइक टर्न ऑन करके बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनमें से जो कुछ समस्याएं हैं उनका निवारण आपको अवश्य मिला होगा। हेलो। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? अभी लग रहा है कि सभी शांत हैं क्या? सभी लोग माइक ऑफ करके इधर उधर हैं। लगता है मैं ही सुन रहे हैं सभी। हाँ। सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से बताया। दीप सिंह ने बहुत अच्छे से। उनको तो रेस्पॉन्स कीजिएगा, उन्होंने को पता चलना चाहिए कि हाँ आपने अच्छे से सुना है, उन्होंने अच्छे से बताया है। मैं सही सब है, भी बहुत चीजें अच्छे से कोशिश करता बताया हूँ कि उन्होंने जो भी पढ़ाया है बड़े अच्छे से। हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। है। बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर तो आपका आप सभी का किसी का भी प्रश्न है तो अपना प्रश्न रखिए। देखिए, एक छात्र या फिर मैं भी एक साइंस विज्ञान का छात्र हूँ, उसके अनुभव के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो किसी भी टीचर की आप क्लास में शामिल हैं और आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, तो इसका साधारण तौर पर अर्थ यही निकलता है कि आपने जो कक्षा का जो अध्ययन है वो ध्यानपूर्वक नहीं किया है। अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ न कुछ शंकाएं अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए। यही एक विज्ञान के छात्र के तौर पर मेरा अनुभव है। तो अगर आपको लगता है या फिर मैं एक एक करके माइक टर्न ऑन करके ही आपसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता हूँ, तो मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आपको जो पॉइंट्स जो मैंने विषय समझाया वो आपकी कितना समझ में आया। सबसे पहले जो नाम है आशा लेंद्रे। आशा लेंद्रे जी, क्या आप अपना माइक टर्न ऑन कर सकते हैं? जय भीम। हाँ, तो आप मुझे बताइए,
जो आज मैंने बताया है आनापानासति ध्यान की जो कुछ समस्याएं आती हैं करते समय, तो आपको कौन सी शुरुआत के समय में ऐसी इनमें से कौन सी समस्याओं का अनुभव आपने किया? मुझे लगता है आपका माइक में कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, ओके, ठीक है। ज्योत्सना बनाले जी, हाँ, आप अपना माइक टर्न ऑन करके आप क्वेश्चन पूछें। आशा लेंद्रे जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, शायद आपके माइक में कोई समस्या है। जी। जय भीम लोगों उन्होंने को कुछ क्वेश्चन किया है, एक बार बोलिए। हाँ सर, मैंने आपको क्वेश्चन किया है, देखा आपने? I want to ask my question doubt my disease. I am suffering from hypothyroid पीसीओडी। and now detected PCOD. So can you tell me how to balance my health? हाँ, डॉक्टर दीपचंद और ये डॉक्टर दयाचंद जी के लिए क्वेश्चन है, मुझे लगता है। डॉक्टर दयाचंद जी। यस यस। हाँ सर, ये इनका जो समस्या है ये हाइपोथायराइड और जो पीसीओडी की जो समस्याएं होती है मेन रूप से वुमेन्स में, उसका क्वेश्चन है ये। हाँ, दीप सिंह जी और ज्योत सिन्हा जी दो, ये माइक ऑन है, अभी समझ में नहीं आ रहा कोई भी क्वेश्चन। आवाज आ रही है सर, अच्छे से बताओ। अभी हाँ डॉक्टर दयाचंद जी, इनका जो क्वेश्चन है, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, ये जो ज्योत्सना जी हैं हाइपोथायराइड की समस्या से पीड़ित हैं और अभी अभी इन्होंने कोई टेस्ट कराया है जिसमें इन्हें पीसीओडी का भी डिटेक्ट हुई है, और तो ये जानना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ को कैसे बैलेंस करें हाइपोथायराइड और पीसीओडी से। उम्र क्या होगी? मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर। ज्योत्सना जी, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर दयाचंद जी से, अपनी उम्र या जो वो पूछ रहे हैं आप उनका जवाब दे अपना माइक टर्न ऑन करके। हेलो, 34 सर। अभी ये समस्या आपको कितने समय से है? पीसीओडी लास्ट ईयर का डिटेक्ट हुआ और हाइपोथायराइड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर है। अभी जो मेडिसिन ले रही हैं, मेडिसिन 150 है, थायराइड का जो टैबलेट्स लेती हूँ उसका 150 पावर है, और जो पीसीओडी के लिए उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन और मेटामार्फिन ये टैबलेट चालू की है। अभी इसमें आप क्या जानना चाहती हैं? अभी जानना चाहती थी कि मुझे अभी जो मेरा वेट है वो वेट मेरा बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया कि मुझे वेट को कंट्रोल करना चाहिए करके, और मैं हूँ एज एडवोकेट करके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो फिर यानी मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन जो हम ये जो वन साइड है वो वन साइड हम हेल्थ के बारे में कैसे कंट्रोल कर सके। और ये मेरा पिछले 15 सालों से मैं अभी तो गोलियां तो खा रही, लेकिन अभी लास्ट ईयर डॉक्टर ने बोला कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा था, तभी डिटेक्ट हुआ कि पीसीओडी है करके। अभी क्या है कि पहले तो दिया जाएगा आपको कि आपकी जो उत्तर मेडिसिन चल रही है उसका प्रिस्क्रिप्शन और जो जांच हुई है उसका प्रिस्क्रिप्शन। हाँ ठीक है, वो आप मेरे को सेंड करिएगा। इसके बाद में फिर ही आपको कोई बताया जा सकता है कि किस योजना से या आयुर्वेदिक की कौन सी मेडिसिन लेने से आप ठीक रह सकते हैं और आपका वेट कैसे कम किया जा सकता है वो भी तभी बताया जा सकता है। बट हो जाएगा। थायरोजिन 150 है, क्योंकि मेरा थायरोजिन का पहला जब स्टार्टिंग में चालू किया था ना तभी 50 का पावर था। बाद में डॉक्टर ने मेरा जो है डॉक्टर ने मेरा जो पावर है वो इंक्रीज ही करना स्टार्ट किया, 50 से 100, 100 से 150 अभी हो गया है।
उससे क्या है कि दूसरे ऑर्गन्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। उसको आपको हाँ बिल्कुल हटा दिया जाएगा। आपको ऐसी मेडिसिन बता दी जाएंगे आयुर्वेदिक, जिससे कि आपको ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी एक बार हो जाए, अगर उसकी मेडिसिन एलोपैथिक शुरू हो जाए, तो अगर वो एक ठीक कर रहा है तो दूसरी बीमारी और पैदा कर लेता है। वो है जनरली हाँ सभी के साथ में है। तो इसलिए उसको हाँ एलोपैथिक को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ जल्दबाजी के चक्कर में मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं या मुझे अपने शरीर को कष्ट ना देना पड़े, इसलिए लोग एलोपैथिक को यूज करते हैं। जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तब सोचते हैं कि हाँ, ओके हमें नहीं जाना चाहिए। बट कोई नहीं, आपकी जो सारी जांचें हैं वो एक बार हाँ ही आप मेरे को पर्सनली बाद में डिस्कस कर लें। वो सारी चीज स्टडी करने के बाद ही हाँ आपको मतलब उचित सलाह दी जा सकती है। ओके सर, मैं अपना रिपोर्ट में आपसे शेयर करती हूँ बाद में। ओके। ठीक है ज्योत्सना जी, व्हाट्सएप ग्रुप में डॉक्टर दयाचंद जी का जो नंबर है, आप वहाँ से व्हाट्सएप के जरिए उनसे बात कर सकती हैं। अपनी रिपोर्ट्स या जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी है जांच की, वो ज़रूर शेयर करें। अभी अगर किसी और जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, आप अपना माइक टर्न ऑन करके अपना जो प्रश्न है वो अवश्य जानने का प्रयास करें। हेलो। यस। हम्म, मैं पद्मजा मोटे बात कर रही। जी जी बोलिए। अ, मैं अभी जो क्लास आज तक चालू हुए थे, जब टाइम अटेंड नहीं कर पाई थी, आज ही मैं करी अटेंड। तो बीपी, हाई बीपी के ऊपर बताए होंगे आपने पहले। मैं नहीं रहने से मैं सुन नहीं पाई, बताए होंगे शायद। और क्या बोलते हैं वो, आर्थराइट पॉजिटिव संधिवात के बारे में और एसिडिटी के बारे में। ये तीन चीजें मुझे चालू है और गोलियां भी चालू है। 8 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। एसिडिटी हो जाती और आर्थराइट पॉजिटिव है और हाई बीपी है। तो डेली गोली तो लेती हूँ, सभी गोलियां लेती है सभी चीजों के। सभी एलोपैथी एलोपैथी तो हाई बीपी को लेती हूँ। और आर्थराइट पॉजिटिव का आयुर्वेदिक बोल के कुछ प्रोडक्ट का लेती हूँ, पता नहीं उसमें क्या क्या है कैसा है। एसिडिटी का तो एलोपैथी भी, और एलोपैथी ज्यादा चलता है। तो डॉक्टर दयाचंद जी, ये तीन बातों में से क्या कम हो सकता है, आपके थ्रू क्या सलाह दे सकते हैं या कुछ मेडिसिन? जी मैम, आपकी उम्र क्या हो गई? 52। 52। तो आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कितने टाइम से? ये प्रॉब्लम है, ये 8 साल से चलती है। एसिडिटी, उल्टी आई जैसा लगता है, वोमिटिंग, और आती भी नहीं। ऐसा बहुत, जब ये होता है, सर दर्द होता है, हेडेक होता है बहुत। मैम, एसिडिटी का जो सबसे मेन कारण है डिप्रेशन है। अच्छा। जब भी आपको ये शुरू हुई होगी उस टाइम आपको जरूर डिप्रेशन रहा होगा, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहा हाँ। होगा। तभी वहीं से आपका इसका एसिडिटी की समस्या शुरू, इसने जन्म जो लिया होगा, इसका ओरिजिन वहीं से पैदा हुआ होगा। आप ध्यान से अच्छे से याद करें। और ये उसके सर बाद याद है मुझे, प्रॉब्लम हो गया था, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप के बारे में झगड़े चल रहे थे, उनके वजह से थोड़ा। और फिर बाद में मेरे माँ बाप एक्सपायर्ड हो गए एक ही साल में, हम्म, 2011 और 12 में। तो तब से मैं बहुत सोचती थी और बहुत टेंशन में थी, किसी को बोलती नहीं, झगड़ा नहीं करती थी, मगर हम्म, बुरा लगता था। माँ बाप को मैं अच्छे से नहीं ये करने दिया, मेरे साथ थे, मेरे पास भी थे, तो भी उनको वो लोगों ने पीछे रहने नहीं दिया बोल के,
टेंशन था, और गए वो भी टेंशन था। ठीक है, अभी कोई तो नहीं। हम्म। अब देखो, इसका ओरिजिन यही है, मतलब यहाँ से पैदा हुई है तो इसी चीज से वो खत्म हो गई। अभी समस्या क्या हो गई है आपको, जब वहां से पैदा हो गई है तो जैसे एसिडिटी हुई, आपने एलोपैथिक मेडिसिन की जो सहारा लिया, उसकी वजह से हम्म। आपके शरीर का जो एसिड बनना है, जो खाना पचाता है, मतलब मैं बहुत हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो मिक्स वो, मिक्स वो बात बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मगर बोलिए। हाँ। तो वहीं से समस्या हुई है। अभी क्या है कि जो अब जो बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, अभी आपको डिप्रेशन में नहीं होगा तब भी एसिडिटी हो रखी होगी। उसका अभी भी कारण ये। डिप्रेशन बढ़ गया मेरा, अभी भी मेरे मिस्टर, ये कोविड में मिस्टर का ये हो गया। तो अच्छा। अब तो ज्यादा ही बढ़ गई, कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना परहेज भी करती तो भी एसिडिटी होती है। खाना खाए भी तो होती, नहीं खाए भी तो होती है। परहेज करे भी तो होती है, नहीं करे तो भी होती है। हाँ, अभी इस पोजीशन में ऐसे ही होता है, आप खाली पेट रहोगे तब भी एसिडिटी बनेगी, और आप ज्यादा खा हम्म। लोगे तब भी एसिडिटी बनेगी। बिल्कुल। अभी आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और हम्म। जो आपको इससे कैसे निजात मिल सकता है, उसके लिए आपको अभी खान पीन आपका क्या है, आप क्या खा रहे हैं, कितने समय से ये समस्या आपको अभी ज्यादा परेशान कर रही है, और जो डिप्रेशन है, टेंशन की कोई जो बात है, वो मतलब कौन सी बात ज्यादा परेशान करती है, तो उसको कैसे डिक्रीज करना है उसके बारे में आपको बताना होगा। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे उसको आपको ऐसे कंट्रोल करना है। तो मेडिटेशन से ही कंट्रोल हो जाएगा, और ये आपकी समस्या से धीरे धीरे आप निजात पा लेंगे। संभव है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं अभी परमानेंट हो गया है तो मेरी जीवन में समस्या मेरे से नहीं छूटेगी। हाँ हाँ। तो मैं कैसा आपको कब बताऊँ मैं पूरा हिस्ट्री कैसा? हाँ, ये फोन पे बताने के लिए। बताऊँ या लिख के हाँ। हाँ, आप पहले लिख के और बता भी सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें देख के आप 2 बजे के बाद से 2 से 4 के बीच बात भी कर सकते हैं, और अपना अच्छा, भेज भी ये सकते व्हाट्सएप ग्रुप से लेना पड़ेगा क्या नंबर? हैं। मेरे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप वहां से ले लीजिए। ग्रुप में भी पुट अप कर दीजिएगा मैम, कोई भी समस्या हो तो किसी की। अच्छा, वो ठीक है, ठीक। अभी जो बता रही हूँ वही ग्रुप में लिखूंगी, ज्यादा लिखूंगी। नहीं, अगर मैं तो फोन पे बात करूंगी। पद्मा जी, अगर आपको लगता हम्म। है कोई समस्या आपको पर्सनली ही डिस्कस करनी चाहिए, आपको नहीं लगता है ग्रुप में, तो आप डॉक्टर दयाचंद जी से जो पर्सनली बात करके भी उसका समस्या का अवश्य समाधान पाएं। क्योंकि कई बार होता है कि ठीक। आप असहज महसूस हो सकते हैं ग्रुप में बताने से अपनी समस्याओं को। तो हम्म। हम्म, अच्छा हाँ, हेलो, मैं बोल सकती जी। हूँ क्या? मैं हाँ जी, थैंक यू। और मेरा ये भी रह गया, वो आर्थराइट और आईबीपी का भी आपको ये निकालना पड़ेगा हल। हाँ, वो मैम एक जो समस्या है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। आप ये समझ लीजिए, आर्थराइट्स क्या है हाँ ये ठीक है, वो ठीक है, ठीक। हाँ सही है, सही है। वो एसिडिटी से ये सब चालू हो गया होगा। मैं आर्थराइट्स जैसे से हम बात सब्जी बना करूंगी। रहे हैं, अगर हम सब्जी बना रहे हम्म। हैं, अगर उसमें नमक ज्यादा हो गया है तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो जी। आर्थराइट्स भी ऐसा ही है, हमारे शरीर में जो तत्व दिए गए हैं उनमें से किसी एक चीज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो हमें दर्द पैदा करने जी। लगती है। ठीक है, जी। बस ये समझ लीजिए कि बीमारी कोई नहीं है, आर्थराइट्स कोई बीमारी नहीं है। शरीर के हमारे अंदर जो तत्व दिए गए वो किसी का बढ़ जाना, किसी का घट जाना बीमारी मगर कहलाता इसका है। कुछ तो सोल्यूशन निकालोगे ना? बिल्कुल होगा सबका ना हो कुछ जाएगा। तो भी। अच्छा, ऐसा कुछ सॉल्यूशन डेफिनेट मुझे बताइए तो कि डेफिनेट हम आपका इतना किसी परसेंट सॉल्यूशन तो कम कर सकते हैं बोल के। हाँ, पद्मा जी, सॉल्यूशन सब यस। मिल जाएंगे। हाँ, मैं आप सभी को एक हाँ। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की जो भी आयुर्वेदिक दवा के मिलने में कोई परेशानी हो रही है, अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, तो आप उसके बारे में जो डॉक्टर दयाचंद जी से ज़रूर बात करें। वो उसकी जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करेंगे। जो अगर आपको कहीं कोई समस्याएं आती हैं, दवाई के बारे में कोई नहीं मिल रही है, या कहीं
कुछ ऐसी औषधि है तो अवश्य ही डॉक्टर दयाचंद पुष्पक जी उसका जो समाधान है उसके लिए भी आपकी जो मदद है वो करेंगे। हाँ, रमाबाई दारुंदे जी, आप भी कुछ आपका प्रश्न था तो आप भी अपना माइक टर्न ऑन करके। हाँ, एसिडिटी की मुझे भी थैंक यू थैंक यू। और वेट लॉस के मैं बोल रही सर, वेट लॉस मुझे कैसे हो सकता है? वेट लॉस के मुझे बहुत जरूरी है। वेट लॉस, हाँ, तो अभी मैम आपका सारा खाना पीना क्या चल रहा है वो सब कुछ जानना पड़ेगा ना आपको। वो सारी चीज लिख के भेजना पड़ेगा कि अभी आप पिछले 1 हफ्ते से रेगुलर आप क्या खाती हैं, तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो वेट जो बढ़ रहा है वो किस चीज से बढ़ रहा है। लिख के भेजूंगी, मैं लिख के भेजूंगी सर। हाँ, लिख के भेजना पड़ेगा तभी हम आपको बता पाएंगे। हाँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी, नेक्स्ट कोई? हाँ, डॉक्टर दयाचंद जी, थोड़ा सा इनका जो वेट लॉस करने का जो कारण है उसमें से मुझे लगता है आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए कि किन कारणों से वेट बढ़ता है। अगर कोई और सदस्य या पार्टिसिपेंट सुन रहा है तो उसके कुछ जो मेन मुख्य वेट बढ़ने के जो कारण हैं उनके 2-3 जो भी कारण हो या ज़्यादा हो तो आप उनका संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन करें, ताकि अगर कोई जो पार्टिसिपेंट्स है इस प्रकार का भोजन या जीवनचर्या का यापन कर रहा है तो उसमें वो अपने आप से भी नियंत्रित करने का प्रयास कर सकें। डॉक्टर दयाचंद जी। अभी जो जिन लोगों की मेडिसिन चल रही है उनका तो मेन वेट बढ़ने का कारण है कि वो मेडिसिन की वजह से ही बढ़ता है। हाँ, मेडिसिन मैं बीपी की जो गोली है ना वो ले रही हूँ, और एसिडिटी की गोली ले रही हूँ, आयुर्वेदिक की गोली ले रही हूँ एसिडिटी की, और सुध शेकर है ना, सुध शेकर वो ले रही हूँ हाँ, तो एसिडिटी। इसमें क्या क्या अभी आप छोड़ नहीं सकते ना कि जब तक हमें नहीं पता चले कि आपको मेन समस्या कहाँ से उत्पन्न है। अभी तो आप जैसे बता दिया वैसे ले रही है। एसिडिटी की लेने से सबसे ज्यादा पेट बढ़ता और वेट बढ़ता है। जो पेंटाप्राजोल जो होता है हाँ, कि 40 mg का पेंडी या पेंटाप्राजोल जो लेते हैं उससे सबसे ज्यादा वेट लॉस बढ़ता है, वेट बढ़ता है। नहीं, मैं वो आयुर्वेदिक वाली ले रही हूँ, सुध शेकर है ना वो आयुर्वेदिक में। हम्म। हाँ, वो हाँ, ले रही हूँ। डॉक्टर दयाचंद जी, जी। जो आपने बताई अभी पेंटाप्राजोल की तो मेडिसिन मुझे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है 40 mg वाली। वो भी एक बार वो बीमार पड़ गई थी तब ली थी वो सर गोली। इसका जो फर्स्ट हाँ, टाइम है मैक्सिमम 7 days लेना होता है। तो मैं तो अच्छा। उसे मुझे लगता है 10-12 दिन से ले रहा हूँ तो मुझे रोक देनी चाहिए। बिल्कुल, लास्ट 7 days ठीक है, तो मैं उसे कल से स्टॉप करता हूँ। के लिए आप अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो सौंफ चबाएं, नहीं नहीं, जरूर हाँ, डॉक्टर हाँ, साहब। काला नमक लें। ठीक है डॉक्टर साहब। काला नमक सौंफ। हम्म। और खाना खाने के बाद मैं गुड़ खाती हूँ, गुड़ गुड़। हाँ, अच्छा है, गुड़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी हाँ, अगर नहीं, वो वही बात है मेरी, वो वेट लॉस की तो थोड़ी परेशानी है मुझे। वो घुटने भी दर्द हो जाता है। और उम्र मेरी वो 60 साल होने की है, 59 साल की है। हम्म और और हमारा वजन है वो 75 किलो। हम्म, तर इसीलिए वो घुटने में भी दर्द है, चलने में तो थोड़े। अभी आप ऐसा कर सकते हैं, जो चना होता है, चना चना। जिसका चना का आटा मिक्स करके खा सकते हैं गेहूं के साथ में आधा। और रोटी, और ज्वार की भी रोटी खाती हूँ। और गेहूं की जो रोटी खाती हूँ ना, तो एक रोटी ही खाती हूँ, ज्यादा तो नहीं खाती। तो एक रोटी लेकिन वो में बड़े पड़ेगा तो क्या क्या खाए वो, नहीं तो हमारे
तबीयत थोड़ी सी लूज लगती है, नहीं ज्यादा कम खाए तो। नहीं तो आप उसमें एक रोटी जो खाते हैं उसमें भी आधा आप चना मिला के खाएं, चने चना का चना। आटा मिला के खाएं, सर। तो उससे जो लेकिन आपका एसिडिटी के लिए मैं हाँ बोलूं, हाँ हाँ एसिडिटी के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी चना मना किया है, चना खाना। हाँ हाँ हाँ, चना हो चना। तो फिर कैसा करना? और ये अच्छा सोप चबाने की जो बात कही आपने, तो अभी देखो मुझे दांत का प्रॉब्लम है, दांत ही नहीं है मुझे, और तो मैं चबा नहीं सकती, तो फिर क्या कर? और आपको वेट लॉस करना है, मेरा वेट तो लासा ही है। ओहो, मैं काफी दूसरे पार्टी बोल रही हूँ, मेरा वेट तो लासी है। मेरा वो है ये करना। 42, 43। तो एसिड आपका उम्र जो है वेट है मेरी 73, एसिडिटी 70 हो गई ना। एसिडिटी कम करनी है कल्पना पाटिल जी को, डॉक्टर साहब। हाँ, एसिडिटी एसिडिटी का प्रॉब्लम है और पेट साफ नहीं होता मेरा, और बहुत दिनों से है। तो कभी कभी मैं आयुर्वेदिक लेती हूँ, एलोपैथी तो लेती ही नहीं, होम्योपैथी और एलोपैथी आयुर्वेदिक लेती हूँ। अभी आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं तो सब चबा नहीं सकती। तो आपको वेट लॉस नहीं करना तो आप चना क्यों चबाएंगे? नहीं नहीं, चना नहीं। एसिडिटी के लिए जो आप सोप चबाने की बात कर रहे हैं ना, सोप सोप हम्म, और मिश्री, तो हम्म। वो नहीं चबा सकती मैं। और एसिडिटी के लिए वो चना तो मना कर दिया डॉक्टर ने, चना तो नहीं खाना। हम्म, हम्म। कल्पना जी, जो तो चने की जो बात है वो एसिडिटी के लिए नहीं है। और कल्पना जी, एसिड कल्पना जी, चने खाने की जो कैसे बात है। लेती हैं? अगर आपको एसिडिटी है तो गन्ने का सिरका। हाँ, मुझे वो कभी वॉमिटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन पेट में, छाती में जलन होती है। गन्ने का गले सिरका, गन्ने का सिरका। गले गले में तो क्या लेना है फिर? गन्ने का सिरका, गन्ने का सिरका। गन्ने का सिरका। यानी जूस? जूस नहीं होता है, वो बना हुआ होता है गन्ने का सिरका, देसी दवाई होती है। ऐसा क्या? वो कहाँ मिलती? जी। वो कहाँ मिलेगी? दीप सिंह जी बताइए, आपके इधर मिलता है? हाँ, कल्पना जी, अगर आप किसी भी हाँ, पंसारी का नाम सुना है आपने? क्या? पंसारी पंसारी पंचारी? हाँ, बहुत सारी, हाँ हाँ पंसारी जहाँ पे देसी हाँ दवाइयाँ हाँ जड़ी बूटी मिलती हैं, उसके यहाँ हाँ पे ऐसा हाँ क्या? हाँ। आप गन्ने का सिरका ले सकती हैं, मिल जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी समस्या ऐसा हो है। रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गन्ने का सिरका कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आपको घर पे गन्ने ठीक का है। सिरका और बनाना है कल्पना जी, आपको क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, गन्ने का जो रस है उसे ठीक। किसी हाँ बर्तन में रखना है, जो मिट्टी हाँ, का बर्तन हो, घड़ा टाइप, मिट्टी हाँ का। हाँ घड़े हाँ जैसा। उसमें हाँ, हाँ रखना है, हाँ हाँ उसे ऊपर किसी कपड़े से ढक के बांध देना है, रस्सी से, हाँ। ठीक है। और उसे हाँ, 1 साल के लिए वैसे ही छोड़ देना है। कहीं कितने अंधेरे कमरे में रखना है उसे, जहां धूप ना जाए। कितने दिन? 1 साल पूरा। 1 साल। 1 साल तो के बाद क्या प्रॉब्लम क्या होगा? है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब वैसे ही बनाते सिरका। उसके बाद क्या होगा, उसमें बहुत सारे कुछ जो कीड़े हैं हाँ वो बनेंगे उसमें, जो हेल्दी होते हैं। उसके बाद उसे आपको कपड़े से छान लेना है, तो वही सिरका होता है। ये आपको पंसारी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाएगा, और मैंने बता दिया अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो। तो दीप सिंह जी, मैं एक बताऊं क्या? अभी 1 साल तो मैं कहीं ठहरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक ही जगह पर नहीं रही। नहीं, वो हाँ, ठीक, रोज इसीलिए एक आप साल कैसे रखूं? पंसारी के यहाँ से खरीद सकते हैं, मार्केट में जाके पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक हाँ। है, ठीक है। और पेट साफ नहीं होता, हाँ, तो गैस और एसिडिटी की ये वजह, और ये गैस सिर जो गन्ने का सिरका खाने से पेट साफ हो जाएगा आपका। ऐसा क्या? मैं हाँ, गन्ने का जूस अभी रोज ले रही हूँ। जूस नहीं, सिरका।
सिर का तो अभी वो नहीं, लेकिन मैं जूस पी रही हूँ, ये बता रही हूँ। हाँ हाँ तो नहीं मुझे यही है, बाकी कुछ नहीं वैसा। इसी की वजह से जॉइंट्स पेन है, और थोड़ा, सर ज्यादा नहीं है। और ये आप जो बोल रहे हैं ना, टेंशन की वजह से एसिडिटी होती है, ये भी सच, सही बात है। मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है वैसा। लेकिन अभी क्या करना है ये पूछ रहे। अभी तो टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तब भी एसिडिटी है और पेट वो साफ नहीं होता। वो रस में वो कीड़े वीड़े पड़े तो वो पीने से वो कोई दिक्कत तो, वो दूसरी बीमारी तो नहीं होगी ना सर? नहीं नहीं, वो छानना है ना आपको कपड़े से। वो छानना है, जैसे मधुमक्खी का शहद होता है, वैसे ही छानना है उसे, तो कोई हाँ बीमारी नहीं होगी। दही में भी कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो दिखाई नहीं ओके। देते हैं, दही को भी खाते हैं हम। हाँ हाँ। और दूसरे सर कोई, वो सभी जगह दुकान है क्या, वो जो आप बोले वो? हाँ हाँ, पंसारी की जो दुकानें हैं वो आपको किसी भी मार्केट में वो मिल जाती पंसारी हैं। की तो नहीं रहती दुकान, बड़े शहर में तो रहती। हाँ हाँ। और दूसरा कोई लेकिन वो इलाज एक नहीं है एक क्या ही इस जगह पर? में क्या, हर एक दुकान में नहीं रहता क्या? नहीं नहीं, हर नाही एक नाही, हर एक दुकान में। दुकान जडी बुटीच्या दुकानातच राहते. हो जडीबुटीच्या दुकानामध्ये, पण जसं आयुर्वेदिकचे भरपूर दुकानं असतात ना, हो तिथे हो भेटेल का म्हटलं? भेटेल ना वो तिथं आत्या. आयुर्वेदिक के बहुत दुकानें रहती है ना, कोई हाँ कहीं हाँ भी रहती है, तो वहां मिलेगा क्या, ऐसा पूछ रही मैं कि कोई स्पेशल दुकान है उसका? नहीं नहीं, पतंजलि के स्पेशल नहीं में होती है। मिलेगा? डॉक्टर गन पतंजलि का। के में मिलेगा क्या? तो मिलेगा। हाँ? ओके ओके। आयुर्वेदिक की दुकान रहती पतंजलि है, के उसमें इसमें मिल जाएगा। मिलेगा? क्योंकि जो कल्पना ताई ने जो समस्या बताई ना, वो मुझे भी है, इसलिए मैं पूछ रही हाँ मिल जाएगा, कि बैद्यनाथ का या डाबर का, जो पुरानी कंपनी है उनका ले सकते हैं आप। अच्छा, तो गन्ने का, सिर का, कोई भी कंपनी का गन्ने चलता? कोई भी कंपनी नहीं, ओके। बैद्यनाथ का होना चाहिए, डाबर का होना चाहिए, झंडू का होना हाँ चाहिए। वही वही ना, जो पुरानी जो कंपनियां हैं आयु वो अच्छा देती है। हाँ, बैद्यनाथ और डाबर, हाँ। डॉक्टर मेरे आपने पास उस एक दवाई है, मैं पूछूं क्या? एक मिनट। अभी बहुत अंदर रखी है, बाद में बताऊंगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी मुझे दी है वो दवाई, और वो बोले कि जब बहुत ही ज्यादा होगा तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो मैं सहसा लेती ही नहीं, अभी तक लिया भी नहीं। तो मैं आपको अगले सेशन में दिखा दूंगी। आपने उस दिन मुझे वो चूर्ण लेने को बोला ना, मैंने पूछा था सवाल, तो मुझे बोले आपके चूर्ण ले लो कोई भी, तो मैंने बैद्यनाथ का लेके आई, तो त्रिफला चूर्ण। रोज चूर्ण लेने से आदत नहीं लगेगी क्या डॉक्टर? त्रिफळा चूर्ण चांगलं राहते. लेकिन रोज चूर्ण लेना, ये आदत नहीं लगेगी? नाही ना, त्रिफळा चूर्ण आदत नाही लागत. नहीं नहीं लगेगा, रोज खाने से आदत लगती है, खाने में रोज छोड़ दो। फिर वो क्या है, हमें एक दिन नहीं लगा, एक दिन पेट साफ नहीं हुआ, 2 दिन है, फिर हम रोज रोज लेते रहेंगे, फिर वैसे ही आदत पेट को पड़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसा आपका खाने की जरूरत है, वैसे वो जरूरत है आपके स्टेम शरीर के लिए, तो आपके दिमाग में नहीं लाना कि वो हमें परमानेंट खाना ही है। ऐसा क्या? हाँ वो बात तो सही है। वो बात सही है, कभी कभी ले सकते हैं, है ना? और वो सिर का आपने जो बताया, गन्ने का सिर का, वो भी कभी कभी लेने का क्या? नहीं, क्या रेगुलर लेंगे, जिससे वो बराबर लेने से जो वो हल हो जाएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब है कम से कम 2 से 3 महीने ले लो, अगर किसी समस्या को खत्म करना है। अच्छा अच्छा। रमा भाई आप लेके आओ, फिर मुझे बताना। मुझे भी लेनी पड़ेगी। अभी ढूंढना पड़ेगा हर एक दुकान। दुकानात की भेटते. नहीं, डॉक्टर ने बताया ना, चना चना हो, का चना तो पचायला जड आहे मुझे म्हणते. लगता है अभी आप क्लास का और समापन चणी नाही खात तर पुरणपोळी कशी खाल मग? डॉक्टर नहीं, दीपचंद हो जी, ना. नहीं है, डॉक्टर लेकिन वो दीपचंद, क्या थोड़ी कभी खा सकते हैं, इतना भी नहीं।
इतना भी नहीं अच्छा है, बताया लेकिन आपने वो एसिडिटी पे उपाय। एक बार खाने से कुछ क्या है, वो पूरा पूरी है तो हम घी खाते ना उनके साथ, ज्यादा खाते ही नहीं, ऐसा है। उनको थोड़ी ना पता है पूरनपोली क्या है। नहीं होती। पूरनपोली नहीं हाँ, तो टाइम हो गया है, क्लास वो करो, वो ऑफ करो जल्दी। महाराष्ट्रियन है। पूरनपोली ठीक तिकडे है। दूसरी लाते। ए, सॉरी सर, दूध की चाय, हमने दूध बीच की में चाय ऐसा बोल सुनना। दिया। मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर, दूध की चाय से एसिडिटी ज्यादा बढ़ती क्या? चाय तो डॉक्टर गए, चले गए क्या?